गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने कल के लेक्चर में लिमिटेशन एक्ट के कहीं ना कहीं कुछ बेसिक्स करे थे। उन बेसिक्स में हमने एक चीज़ सीखी थी, जो लिमिटेशन एक्ट है दैट इज़ प्रोसीजर इन लॉ, और जो प्रोसीजर नेचर है इसकी वो क्या है, ये कहीं ना कहीं रेमेडी को बार करता है। जो राइट है वो अभी भी प्लेंटिफ के पास रहेगा। कहीं ना कहीं जब हम लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं तो लिमिटेशन एक्ट इज पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन द प्लेंटिफ, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था दैट ही हैज़ टू फाइल अ सूट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, अदरवाइज ही विल नॉट गेट एनी रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। सो लिमिटेशन एक्ट इज बेसिकली फोकसिंग अपॉन द टाइम पीरियड within which the suit has to be instituted, otherwise you will not get the remedy from the court. ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है ये किस चीज़ के लिए दिया हुआ है, राइट के लिए दिया हुआ है कि रेमेडी के लिए दिया हुआ है? इट इज फॉर गेटिंग द रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। बट कहीं ना कहीं हमने ये भी डिस्कस करा था कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो प्रोसीजर और सब्सटेंटिव दोनों हैं। सब्सटेंटिव क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिमिटेशन एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस, उसके कुछ सेक्शंस आपके राइट को भी इफेक्ट कर रहे हैं। एंड वही हम एक सेक्शन आज करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स लोगों के माइंड में हैं कि भाई जो सेक्शन 27 है उसका कैसे हम यूज़ करेंगे, कितने हद तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जितने भी डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, वो सारे के सारे डाउट्स सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिए हैं। सेक्शन 27 में क्या हो रहा है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट। जो राइट है वही क्या हो रहा है? एक्सटिंग्विश हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं रेमेडी की बात कर रहा है कि सीधा सीधा राइट की ही बात कर रहा है, राइट की ही बात कर रहा है। एक्सटिंग्विश कैसे हो रहा है? कहते हैं जो ए का राइट है, द राइट ऑफ ए, इसका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अगर राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही। लेट्स सपोज कर लो इसका राइट एक्सटिंग्विश हो गया और जो राइट ये एक्सटिंग्विश हुआ है वो किसके पास चला गया है? बी के पास चला गया। अब ये जो बी के पास गया है, अप टू व्हाट एक्सटेंट द बी विल, इन दिस केस बी विल होल्ड दिस राइट, दैट इज एब्सोल्युटली। Absolutely means in the same sense A was holding that right. For example, if I am saying that A was the owner of this property, then in the same sense अगर हम absolutely की बात कर रहे हैं तो क्या B भी ऑनर बन जाएगा इस प्रॉपर्टी का? This is the issue, this is the question. और इसी का कहीं ना कहीं क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक आंसर दिया है। सबसे पहले हम इस सेक्शन की वर्डिंग समझेंगे, उसके बाद क्या क्या इश्यूज इस सेक्शन से रिलेटेड हैं हम वो सारे के सारे इश्यूज करने वाले हैं आज। प्लीज टेक आउट सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अगर सेक्शन 27 आप ध्यान से पढ़ें तो सेक्शन 27 की मार्जिनल हेडिंग एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट टू प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अगेन हम अब रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली राइट की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई सेक्शन 27 इज सब्सटेंटिव इन नेचर, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग द राइट ऑफ अ पार्टी। क्या बोल रहे हैं? एट द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड hereby limited, at the determination of a period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. क्या बोल रहे हैं? अगर हम सेक्शन 27 की वर्डिंग ध्यान समझे, क्या बोल रहे हैं? एट द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड hereby limited, at the determination of a period hereby limited,
हेयर बाय लिमिटेड दैट मीन्स जो पीरियड कहाँ पे दिया हुआ है, शेड्यूल में दिया हुआ है। वो पीरियड कहाँ पे दिया हुआ है, शेड्यूल में दिया हुआ है। दैट मीन्स हम किसकी इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हेयर बाय लिमिटेड दैट मीन्स डिटर्मिनेशन मतलब एंड हो चुका है उस चीज़ का, खत्म हो चुका है। एट द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये जो पीरियड था वो किस चीज़ के लिए था, दिस पीरियड इज गिवन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। और जो सूट में आप रेमेडी डिमांड करने वाले थे वो क्या करने वाले थे, दिस इज सूट फॉर पोजेशन। दोबारा से पढ़ रहे हैं, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। His right to such property shall be extinguished. That means, for example, अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है, that starts from here, and this period of limitation will end here. अगर इसके बीच में आपने सूट फाइल करना है पोजीशन के लिए तो आप कर सकते हो। अगर आपने इधर सूट फाइल नहीं करा, नो सूट, क्या इसके बाद आप सूट फाइल कर सकते हो? आंसर इज नो, इसके बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जिस टाइटल के बेसिस पे, जिस राइट के बेसिस पे आप ये सूट फाइल कर रहे थे, जिस राइट के बेसिस पे आप वो पोजीशन क्लेम कर रहे थे, वो अब अगर राइट ही नहीं रहा, वो जो राइट है वो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, नाउ द राइट हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड। Now the right has been extinguished. So this is what is section 27. एक इशू सबसे बड़ा बात ये है कि जो ये extinguished है राइट, ए का extinguish हुआ, लेट सपोज कर लो ये बी के पास चला गया। अब जो बी के पास ये राइट गया है वो कैसे गया है, कितना गया है, क्या सारा का सारा जो ए के पास था वो राइट गया है? दैट मीन्स कहानी क्या है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। लिमिटेशन एक्ट के जो शेड्यूल में आर्टिकल 65 है, उसमें क्या कितना टाइम दिया हुआ है, 12 साल दिए हुए हैं, 12 ईयर्स। आप 12 साल तक क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट द पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रॉपर्टी है वो एक ही है, पर बी इसमें कहीं ना कहीं आके बैठा हुआ है। B has taken the possession of this property against the interest of A. That means this is what kind of we are talking about, which kind of possession, that is adverse possession. Without the permission of A. This is the property, this property is of A और A की permission के बगैर against the interest of A, he has taken the possession of this property. अब A ने B से वापस लेनी है प्रॉपर्टी, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 उसके पास कितने साल हैं, 12 साल हैं। लेट सपोज कर लो इधर से वो 12 साल स्टार्ट हो रहे हैं और इधर वो एंड हो रहे हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और जो 12 ईयर्स है वो इधर कंप्लीट हो रहे हैं। अगर A ने वो सूट फाइल नहीं करा तो 12 साल के बाद सेक्शन 27 के अकॉर्डिंगली उसका जो राइट है, राइट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। अब जो ए था वो क्या था, इस प्रॉपर्टी का ऑनर था। अब उसका राइट तो क्या हो चुका है, एक्सटिंग्विश हो चुका है, और जो राइट उसका एक्सटिंग्विश हुआ है वो किसके पास गया है, बी के पास चला गया। हु इज इन द एडवर्स पोजीशन? नाउ द क्वेश्चन इज, जब ए का राइट क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हुआ और जो बी के पास गया है, अगर ए ऑनर है क्या बी भी ऑनर बन जाएगा? अप टू व्हाट एक्सटेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट अंडर सेक्शन 27, दैट इज द इशू।
दैट इज़ अ इशू। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आपको अभी इसको फटाफट से नोट कर लो, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर इसको नोट कर लो। फिर सारे के सारे जितने भी इश्यूज़ हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये भाई क्या बताया है कि सेक्शन 27 में क्या है और क्या सिचुएशन है हमारे सामने। एक पर्सन जो है उसका जो इंटरेस्ट है दैट इज़ अगेंस्ट द ऑनर एंड ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ऑनर इज़ नॉट फाइलिंग द सूट विद इन 12 years, then what will happen? The right of the honor will be given to that person who is in the adverse position. Clear? इसमें हमने आर्टिकल 65 का भी एक रेफरेंस लिया, क्यों? क्योंकि उधर से कहीं ना कहीं हमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन पता चल रहा है। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन किस चीज़ का है? दैट इज़ फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट फॉर गेटिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड दिस सूट विद इन 12 years अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65, देन सेक्शन 27 क्या कह रहा है? योर राइट विल बी एक्सटिंग्विश्ड and this right will be transferred to the other party, and the other party इधर कौन है? जिसका क्या है? adverse position. Now the issue is, हम ये जो extinguishment की बात कर रहे हैं, that is complete extinguishment or not? क्या क्या rights आ जाएंगे B के पास? This is the main issue. Clear? इसको फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब जो सेक्शन 27 है, बेसिकली उसमें हम किसकी सिचुएशन की बात कर रहे हैं? दैट इज ऑफ एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन दैट मीन्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर। क्लियर है? इस एडवर्स पोजीशन से ए का राइट एक्सटिंग्विश होकर किसके पास ले आता है? बी के पास ले आता है। जब बी के पास उसके पास राइट चला गया तो हम उसको बोलते हैं, जो बी के पास अब टाइटल है दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। जब हम प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट टाइटल इज बेस्ड अपॉन यूसेज एंड टाइम। जब एक प्रॉपर्टी बी बहुत दिनों से यूज कर रहा है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बी इज इन द पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड दैट यूसेज इज ऑल्सो एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द एक्चुअल ऑनर। तो उसके पास जो अब ये टाइटल आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। सो सेक्शन 27 बी को किस तरह का टाइटल दे रहा है? उस टाइटल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल ओरिजिनेट कैसे होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द यूसेज एंड दैट इज टू फॉर द लॉन्ग टाइम एंड इट इज एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द एक्चुअल ऑनर। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर हम सेक्शन 27 की बात करें तो सेक्शन 27 में
जो ये प्रॉपर्टी है ये है ए की, पर किसके पोजीशन में है? बी की पोजीशन में है। क्लियर है? नाउ द थिंग इज, जो इसका एडवर्स पोजीशन है, इस एडवर्स पोजीशन के अगेंस्ट ए कब तक सूट फाइल कर सकता है? 12 ईयर्स तक सूट फाइल कर सकता है। दैट मीन्स इसका एडवर्स पोजीशन लेट्स सपोज करो इधर स्टार्ट हुआ एंड इधर 12 ईयर्स खत्म हो रहे हैं। क्लियर है? ए कभी भी इधर सूट फाइल कर सकता है, और जैसे ही इसने सूट फाइल कर दिया तो ए कहीं ना कहीं अपनी ऑनरशिप प्रूव कर देगा और बी को हम डिस्पोजेस कर देंगे। जो डिक्री आएगी वो किसके फेवर में आएगी? ए के फेवर में आएगी। बट लेट सपोज कर लो ए ने इधर कोई भी सूट फाइल नहीं करा, अब ए को ये पता है कि इधर 12 ईयर्स के बाद अब उसका जो टाइटल है, जो उसका इंटरेस्ट है, वो क्या हो चुका है? एक्सटिंग्विश। अब कोर्ट तो उसकी हेल्प कर नहीं सकता, कोर्ट उसको रेमेडी नहीं दे सकता। अब क्या कर रहा है? पोजीशन किसका है? अभी भी बी का है। ए ने तो कोई सूट फाइल करा नहीं। ए जबरदस्ती बी को क्या कर रहा है? डिस्पोजेस। दैट मीन्स बाय फोर्स। या फिर ए को पता है उसको पोजीशन मिलने वाला नहीं है, क्या कर रहा है वो? ये जो प्रॉपर्टी है बी के पोजीशन में, ऑनर कौन है इसका? अभी भी ए है। पेपर में अभी भी जो ऑनर है वो कौन है? ए है। ये किसी थर्ड पर्सन को ये सेल कर रहा है। वो दो काम कर सकता है, क्योंकि अब उसको कोर्ट से तो रेमेडी मिलने नहीं वाली, बिकॉज 12 साल के बाद जो ए का इंटरेस्ट है वो क्या हो चुका है? एक्सटिंग्विश हो चुका है। अब ए क्या कर रहा है? बी को डिस्पोजेस कर रहा है बाय फोर्स। या फिर ए क्या कर रहा है? इस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहा है, बिकॉज स्टिल ही इज द ऑनर ऑन। क्लियर है? नाउ द थिंग इज, अब इस केस में जिसके पास ये एडवर्स पोजीशन था, जो बी है, उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं? कैन बी प्रोटेक्ट हिज पोजीशन, can be file a suit for declaration that he is the owner. क्या भी आप सूट फाइल कर सकते हैं that he is the owner? जो उसने सेल करी थी वो उसको अवॉइड डिक्लेयर करा सकता है। कैन बी फाइल अ सूट टू डिक्लेयर द सेल void. Can be file a suit for injunction. ए को मना करो ऐसा करने से। दैट मीन्स अगर हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं कि ए का जो राइट है वो क्या हो चुका है? एक्सटिंग्विश हो चुका है, और बी का क्या राइट है? बी अब क्या अपने आप को डिस्पोजेस करने से बचा सकता है? क्या ये थर्ड पर्सन को जो ये सेल करी है इसको वॉइड करा सकता है? क्या ये इंजंक्शन का सूट भी फाइल कर सकता है? ये सारी की सारी बातें एक ही चीज़ पे डिपेंड करती हैं। जब ए का राइट एक्सटिंग्विश हुआ है, बी के पास कितना राइट क्या है? क्या जब ए की ऑनरशिप हमने क्या कर दी है? एक्सटिंग्विश कर दी है, कि हमने ये मान लिया है कि जो बी है ही इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि हमने एब्सोल्यूट राइट दे दिया है बी को सेक्शन 27 में। क्या हमने एब्सोल्यूट राइट दे दिया है सेक्शन 27 में बी को? है क्या चीज? पहले का क्या व्यू था कि अगर ए 12 ईयर्स के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, इफ ए फाइल्स अ सूट,
तो जो ये सूट चलेगा दैट इज ए वर्सेस बी। ए जो है वो प्लेंटिफ है और जो बी है वो डिफेंडेंट है। ए बोलेगा दिस इज माई प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, बट बी बोलेगा नो, आई हैव द पोजिशन एंड दैट इज एडवर्स पोजिशन। और उस एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे ये कहीं ना कहीं अपना कौन सा टाइटल, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल क्लेम करेगा कि नहीं करेगा। नाउ द बेसिस ऑफ द डिफेंस ऑफ बी इज व्हाट, दैट इज द प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। पहले ये कहते थे कि अगर हम ये प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल की बात कर रहे हैं दैट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, एडवर्स पोजीशन, समथिंग इट इज इलीगल। वो तो एक ही गलती है कि ए ने कहीं ना कहीं वो 12 ईयर्स तक सूट फाइल नहीं करा, विच इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ए वॉज नेग्लिजेंट, और कहीं ना कहीं उस नेग्लिजेंस की वजह से हम कह रहे हैं कि ए विल नॉट गेट बैक द पोजीशन। नाउ बी हैज अ सेटल पोजीशन, एंड उस सेटल पोजीशन के बेसिस पर जो कि है तो इलीगली, है तो एडवर्स पोजीशन ही अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर, बट फिर भी इधर क्योंकि जो ऑनर था वो क्या था, नेग्लिजेंट था, इसलिए अभी भी हमने ये एडवर्स पोजीशन को, प्रेस्क्रिप्टिव टाइटल को रिकॉग्नाइज किया और हमने बोल दिया जो ये प्रेस्क्रिप्टिव टाइटल है बी इसको यूज कर सकता है एज अ शील्ड। एज अ डिफेंडेंट ओनली। नाउ द थिंग इज, जब हमने पहले बोला क्योंकि ये इलीगल है एक तरह से, हम बी के राइट को फिर भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए क्या था, नेग्लिजेंट था, बट हमने कितना रिकॉग्नाइज किया था उसको, किस तरह से रिकॉग्नाइज किया था कि भाई अगर आपको कोई डिस्पोजेस करने आया है, अगर आपके ऊपर इस प्रॉपर्टी के लिए कोई क्लेम करने आया है तो आप क्या कर सकते हो, एज अ डिफेंडेंट इसको यूज कर सकते हो एज अ शील्ड। बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अब जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें क्या बोल दिया है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल विल बी यूज्ड एज अ शील्ड ओनली, रादर इट कैन बी यूज्ड एज अ स्वॉर्ड ऑल्सो। दैट मीन्स जरूरी नहीं है जो बी है वो हमेशा डिफेंडेंट की तरह ही जो प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है अपना उसको यूज करे, रादर बी एज अ प्लेंटिफ प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल के बेसिस पे क्या सूट भी फाइल कर सकता है। आंसर इज यस, दैट मीन्स इन सब के जो आंसर हैं वो हाँ में है। पहला इशू क्या है, कैन अ बी फाइल अ सूट, कैन बी प्रोटेक्ट हिज पोजीशन, कैन बी फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैन बी फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन। आंसर इज बी कैन फाइल अ सूट, बी कैन बी अ plaintiff and B can use this prescriptive title as a sword. That means according to the latest judgment of the Supreme Court has said that when we are reading section 27, it is written that there will be the extinguishment of a right. When we are talking about extinguishment, that is, extinguishment means no more right, and whatever right was with A, that was transferred to B. अब वो B के पास ट्रांसफर हो चुके हैं। दैट मीन्स अगर A के पास ऑनरशिप थी तो अब क्या बन चुका है, B ऑनर बन चुका है। अगर B ऑनर बन चुका है तो बीइंग एन ऑनर, जितने भी ऑनर के पास राइट होते हैं फॉर पोजीशन, फॉर इंजंक्शन, फॉर ये कौन जो थर्ड पर्सन के पास जो ये सेल करी है उसको वॉइड डिक्लेयर कराना, अपना पोजीशन प्रोटेक्ट करना, दैट मीन्स एक ऑनर क्या सूट फाइल कर सकता है। आंसर इज यस। वो क्या अपनी ऑनरशिप क्या हमेशा डिफेंस की तरह यूज़ करेगा कि वो अपनी जो ऑनरशिप है वो एज अ स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकता है, वो एज अ स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकता है। सो दैट मीन्स जब हम बात कर रहे हैं एक्सटिंग्विशमेंट की सेक्शन 27 में, दैट इज एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट। No more right is vested with A. All the rights are vesting B right now. क्यों? क्योंकि A के पास कहीं ना कहीं हमने A को क्या करा, एक अपॉर्चुनिटी दी, और वो अपॉर्चुनिटी कितने सालों तक थी उसके पास, for 12 years. But A has not used his opportunity. That means A was what? Negligent. अगर A negligent था 12 सालों तक, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं A has recognized the right of B.
When A has recognized the right of B, that means A's right is now transferred to B, A's ownership is now transferred to B, and now because B is the owner, he can use his ownership as a plaintiff also. क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट? इन सारी चीज़ों को प्लीज़ एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा प्लीज़. इसका मतलब लॉ क्या है? जितनी भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की वो सारी की सारी मैं इन द एंड आपको लिखवा दूंगा, बट एक बारी कंसेप्ट समझ लो है क्या चीज़, क्योंकि कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. जजमेंट का नाम अभी लिखवा देता हूँ. जो प्रॉपर्टी है वो ए की है, पर उसके पोजीशन में कौन है? बी. ए के पास कितने साल हैं अपना पोजीशन वापस लेने के लिए? 12 ईयर्स. किसके अकॉर्डिंगली? दैट इज आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. जो 12 साल हैं वो इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड दैट विल एंड हियर. दैट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65. 12 साल है. 12 साल के अंदर अंदर कोई भी सूट फाइल नहीं करा, नो सूट. 12 ईयर्स के बाद राइट इज एक्सटिंग्विश्ड. अब इधर क्या क्या हो सकता है 12 साल के बाद? ध्यान दीजिएगा प्लीज. लेट्स सपोज कर लो ए जो ऑनर था वो शायद अभी भी सूट फाइल करे. किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट. इस केस में जो बी है वो डिफेंडेंट है, और जो अपना प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है वो कैसे यूज कर रहा है? एज अ शील्ड. किस चीज को प्रोटेक्ट करनी है? टू प्रोटेक्ट हिज पोजीशन. कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि मेरे को इस हाउस से डिस्पोजेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे पास क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है, और जो ए का टाइटल है वो क्या हो चुका है? एक्सटिंग्विश्ड. बिकॉज बीइंग एन ऑनर ये क्या मांगने हैं कोर्ट से? पोजीशन ही तो मांगने हैं. कह रहे हैं जो बी का पोजीशन है बी से लेकर मुझे दे दीजिए. क्या इस केस में बी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा? आंसर इज यस, बिकॉज 12 साल निकल चुके हैं और बी का प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल आ चुका है. नाउ ही कैन यूज इट एज अ शील्ड to protect his position. He will win the case and the decree of the court will come in favor of B. एक तो सिनेरियो हमने ये देखा. दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? लेट्स सपोज करो राइट एक्सटिंग्विश हो गया. जैसे ही 12 साल हो गए, राइट एक्सटिंग्विश हो गया, बी ने ए के अगेंस्ट एक सूट फाइल करा. जब बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल करा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल. ये कहाँ पे उसने सूट फाइल करा है? दैट इज सेक्शन 34 ऑफ एसआरए. और वो क्या मांग रहा है? डिक्लेरेशन. क्यों? क्योंकि अभी भी जो पेपर्स में
एज एन ऑनर नाम है वो किसका है, ए का है। कहता है कि ए का राइट तो एक्सटिंग्विश हो गया और उसका राइट किसके पास आ चुका है, बी के पास आ चुका है, इसलिए वो क्या मांग रहे हैं, डिक्लेरेशन मांग रहे हैं। और कहते हैं कहीं ना जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी चेंज होने चाहिए। और वो कैसे चेंज हो सकते हैं, जब वो कोर्ट से डिक्लेरेशन ले ले, नाउ ही इज़ द ऑनर। नाउ इधर जो प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल उसने यूज़ करा है वो कैसे यूज़ करा है, एज अ प्लेंटिफ, और वो इसको शील्ड यूज़ कर रहा है कि एज अ स्वॉर्ड। एज अ स्वॉर्ड दैट मीन्स दूसरी पार्टी पर वो अटैक कर रहा है। क्या ये परमिसिबल है? आंसर इज यस, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट यस इट इज परमिसिबल, बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट। दैट मीन्स वट एवर द राइट वॉज ऑफ ए, दैट विल बी of B now, and all the right will be transferred to B after 12 years. Why? Because A is negligent. For 12 years A has done nothing. That means A has recognized the right of B. क्लियर है? समझ आ गया? तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, बी ए के पास, ए के अगेंस्ट उसने सूट फाइल करा है अगेन डिक्लेरेशन के लिए। कहाँ पर? सेक्शन 34 ऑफ SRA। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। कहीं ना कहीं साथ में वो इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। लेट सपोज कर लो ए उसको थ्रेट कर रहा है, ए उसको ज़बरदस्ती बाय फोर्स डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोर्ट में आ गया और उसने क्या कर लिया, डिक्लेरेशन लेने के लिए बोला, और साथ में वो इंजंक्शन क्लेम कर रहा है कि ए को बोलो वो ऐसा ना करे क्योंकि अब वो ऑनर नहीं है, आई एम द ऑनर, हिज राइट वॉज एक्सटिंग्विश्ड। आंसर इज यस, ऐसा भी हो सकता है। ये सेकंड सिनेरियो था, ये थर्ड सिनेरियो है। इस केस में भी जो भी प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल यूज़ कर रहा है वो एज अ प्लेंटिफ यूज़ कर रहा है और एज अ स्वॉर्ड। इस केस में भी वो एज अ प्लेंटिफ यूज़ कर रहा है एज अ स्वॉर्ड, इस केस में भी एज अ प्लेंटिफ एज अ स्वॉर्ड, है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। व्हाट विल बी द फोर्थ सिनेरियो? लेट्स सपोज कर लो जो ए है उसको पता है कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलनी है बिकॉज उसका जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है, बट पेपर्स पे अभी भी वो ऑनर है। लेट्स सपोज को अभी तक डिक्लेरेशन का सूट फाइल नहीं हुआ एंड ऑन पेपर्स ए इज स्टिल द ऑनर। वो इसी का फायदा उठा रहा है और अपनी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं किसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, जेड को सेल करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सपोज को सेल भी कर दी उसने, he has sold the property to Z। बी को पता चला कि उसने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी क्या कर दी है, बेच दी है। अब कहीं ना कहीं जो बी है वो सूट फाइल कर रहा है, उसने ए और जेड को दोनों को पार्टीज बनाया है और बोलता है कि जो ये सेल है ये क्या है, दिस इज वॉइड, बिकॉज ए के पास कोई भी इंटरेस्ट था ही नहीं। उसका सारा का सारा इंटरेस्ट जो था, उसका जो टाइटल था वो किसके पास आ चुका है, मेरे पास आ चुका है। उसका जो इंटरेस्ट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है, उसका जो राइट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है। ही वॉज नॉट द ऑनर एट द टाइम ऑफ दिस सेल, क्योंकि सेल का वही आफ्टर द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। अब क्या बी अगेन इस सेल को वॉइड करा सकता है? आंसर इज यस। अब ये अपना प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल एज अ प्लेंटिफ और एज अ स्वॉर्ड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा? आंसर इज यस। क्लियर है? दिस इज द फोर्थ सिनेरियो। दैट मीन्स अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं आपके सामने, ये एग्जाम्पल्स तभी पॉसिबल हैं जब हम एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वट एवर वॉज विद बी दैट इज ट्रांसफर्ड टू बी।
वट एवर वॉज विद ए, सॉरी ए का जितना भी राइट था वो किसके पास आ गया है, वो बी के पास आ गया है। एंड कहीं ना कहीं जो बी है वो ऑनर है, एंड बीइंग एन ऑनर उसके पास ये सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे, एंड बीइंग एन ऑनर ही कैन यूज हिज राइट एज अ प्लेंटिफ ऑल्सो एज अ स्वॉर्ड ऑल्सो। पहले एक डाउट था माइंड में कि भाई वो डिक्लेरेशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्रिप्टेड टाइटल, क्योंकि प्रिस्क्रिप्टेड टाइटल जनरली उसके पास आया क्यों है, ऐसा नहीं है कि जो उसका राइट है वो लीगल है। उसके पास जो प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल आया है दैट इज नॉट बिकॉज हिज राइट इज लीगल, दैट इज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ ए, बिकॉज ए ने 12 साल तक सूट फाइल नहीं करा। अब कहते हैं जो प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है दैट इज बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ ए, दैट इज नॉट लीगल इन प्रैक्टिकल सेंस। क्या उसको डिक्लेरेशन देनी चाहिए बीइंग एन ऑनर? पहले डाउट था, और कई जजमेंट्स ऐसी भी हैं जिसमें मना कर दिया था कि नहीं भी हम डिक्लेरेशन नहीं देंगे बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज इलीगल। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है नहीं जी, सेक्शन 27 ये नहीं बोल रहा कि आपने कितनी एक्सटिंग्विशमेंट करनी है, क्या इसमें डिक्लेरेशन देंगे कि नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलते हैं दिस इज एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट, एंड वट एवर जो उसके पास ऑनरशिप थी वो किसके पास आ चुकी है, बी के पास आ चुकी है, एंड दैट इज वाई हम कहते हैं हम डिक्लेरेशन भी दे देंगे, हम इसको ऑनर बना देंगे। कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन देने के बाद कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन के साथ ये इंजंक्शन भी ले सकते हैं। आंसर इज यस, ये किसी और सेल को वॉइड भी डिक्लेयर करा सकते हैं बीइंग एन ऑनर, बीइंग द होल्डर ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। आंसर इज यस। सो उसको अब डिक्लेरेशन भी मिल रही है, उसको वो किसी और सेल को वॉइड भी करा रहे हैं, वो अपने पोजीशन को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंजंक्शन भी ग्रांट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्योंकि अब जो एब्सोल्यूट ऑनरशिप है वो किसके पास चली गई है, बी के पास चली गई है, क्या हम ये बोल सकते हैं प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल इज इनहेरिटेबल? आंसर इज यस, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल is also inheritable. That means लेट सपोज कर लो अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ, बी की डेथ के बाद ये जो राइट है वो किसके पास जाएगा, ए के पास के वापस चले जाएगा? आंसर इज नो, बी एस के पास जाएगा, उसके सन के पास जाएगा। बीइंग द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बीइंग द प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल होल्डर, क्या बी इस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है? आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल, क्योंकि अब ए का कोई राइट नहीं रहा, सारा का सारा राइट किसका है, बी का है। सो इट इज इनहेरिटेबल, इट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल। जब हम बोल रहे हैं कि ट्रांसफरेबल, दैट मीन्स बी फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, या फिर बी के मरने के बाद अब किसके पास जाएगा, बी एस के पास वो राइट जाएगा, दैट इज द सन ऑफ बी। क्लियर है? ये जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं इसको प्लीज़ एक बारी फटाफट से नोट कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं हमें एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब समझ आ रहा है इधर से। क्लियर है? और बी को हमने ये एब्सोल्यूट राइट क्यों दिया है, बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर? फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? अंडरस्टूड? ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी बात करी बी के पास क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है, और वो उसको कैसे यूज़ कर सकता है, एज अ प्लेंटिफ एंड एज अ डिफेंडेंट ऑल्सो। दैट मीन्स अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और किसी के ऊपर सूट भी फाइल कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज अ स्वॉर्ड एज वेल एज अ शील्ड। He can get the declaration. He can get the injunction. He can declare the sale void. अगर मैं शील्ड की बात करूं, he can protect his position. कहीं ना कहीं अगर हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, चाहे ये डिफेंडेंट की तरह या फिर प्लेंटिफ की तरह, उसका बेस क्या है? एक ही है, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। दैट मीन्स चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, उसको एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी? उसको अपना प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल प्रूव करना पड़ेगा। और अगर हम प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल की बात कर रहे हैं कि उसको अपना प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल प्रूव करना पड़ेगा, तो उसको 3 चीज़ें प्रूव तो करनी ही पड़ेंगी प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल के लिए। दैट मीन्स the burden of proof is upon B. और क्या burden of proof है? That is to prove Nick V, to prove Nick Calm, to prove Nick Precario, to prove Nick Precario। अगर हम निक वी की बात कर रहे हैं तो अगर हम निक वी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स व्हाट? हिज पोजीशन वाज कॉन्टिन्यूअस। निक काम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हिज पोजीशन वाज ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम निक प्रिकेरियो की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हिज पोजीशन वाज एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर। his position was adverse to the interest of the owner। क्लियर है? समझ आ गया? दैट मीन्स अगर हम बात करें तो बी को 2 चीज़ें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है? दैट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको हम कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिव पोजीशन भी बोल सकते हैं। और उसको एक और चीज़ प्रूव करनी है, दैट इज animus possidendi। That is, he was holding the position against the interest of, he was holding the position against the interest of the owner। चाहे आप इसको इस तरीके से पढ़ लीजिए,
चाहे आपको इस लीगल मैगजीन्स के तरीके से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। दैट मीन्स अगर हम इस चीज़ का कंक्लूजन निकालें, चाहे वो एज अ प्लेंटिव इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, चाहे एज अ डिफेंडेंट यूज़ कर रहा है, वो किस बेसिस पे यूज़ कर रहा है, वो अगर अपना पोजीशन प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन कराने की कोशिश कर रहा है, इंजंक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 27। और सेक्शन 27 में जो बी के पास टाइटल आ रहा है वो कैसा आ रहा है? आफ्टर द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट ऑफ ए, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल कहीं ना कहीं इसके बेसिस हैं। अगर प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल ही नहीं प्रूव हो पाया तो एज अ प्लेंटिव और एज अ डिफेंडेंट क्या डिक्री उसके फेवर में आएगी? आंसर इज नो। सो चाहे वो एज अ प्लेंटिव आ रहा है, चाहे वो एज अ डिफेंडेंट आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो उसका बेसिस है क्लेम का वो क्या है? प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। और कहीं ना कहीं उसको ये सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी दैट उसका जो पोजीशन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस मीन्स, दैट मीन्स 12 साल निकल चुके हैं, मोर देन 12 ईयर्स। और ए ने कभी सूट फाइल नहीं करा। दूसरी बात, उसका जो पोजीशन था वो ओपन था एंड अनडिस्टर्ब्ड। ओपन एंड अनडिस्टर्ब्ड मतलब पब्लिकली ही वॉज एंजॉइंग दैट प्रॉपर्टी। अगर वो पब्लिकली ही वॉज एंजॉइंग दैट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ए को क्या थी? नॉलेज थी, बिकॉज हिज पोजीशन वॉज ओपन एंड एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ ए। जब ए को नॉलेज थी, 12 साल थे उसके पास इसको चैलेंज करने के लिए, पर 12 सालों के अंदर अंदर उसने सूट फाइल नहीं करा, देन हम बोल सकते हैं क्योंकि ए हैज नॉट फाइल्ड द सूट, ही हैज नॉट फाइल्ड द सूट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बी का राइट। दैट मीन्स ही हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट ऑफ बी, because that is open, that is known to every person, that B is residing in that property and that is against the interest of A without the permission of A। कहीं ना कहीं 12 साल दिए हुए थे आर्टिकल 65 में, अब A फिर भी नहीं आया, तो दैट मीन्स A ने जब ये सूट फाइल नहीं करा तो A ने क्या कर लिया? उसका राइट, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ B। A has recognized the right of B. That is why कॉन्टिन्यूस पोजीशन के साथ साथ ये क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए और अनडिस्टर्ब्ड होना चाहिए। इसके जब ये ओपन और अनडिस्टर्ब्ड है, दैट मीन्स ये चीज़ें साथ में हो रही हैं। ए को क्या थी? इसका मतलब नॉलेज थी, और ए ने अभी भी अगर सूट फाइल नहीं करा तो दैट मीन्स वो क्या है? ए हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द राइट ऑफ बी। और सबसे बड़ी बात, ये जो उसका पोजीशन होना चाहिए विद द परमिशन ऑफ ए होना चाहिए और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ए। इट इज़ नॉट द लीगल पोजीशन, इट इज़ द इलीगल पोजीशन। अगर मैं बोल रहा हूँ लीगल पोजीशन, दैट मीन्स लेट्स सपोज करो ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है बी को फॉर 20 ईयर्स ऑफ लीज, दे सकता है 99 ईयर्स की बना दे, 999 ईयर्स की बना दे, परमानेंट लीज कर दे, कुछ भी कर सकता है। अब बी इस प्रॉपर्टी में है 20 सालों से है, क्या हम बोल देंगे जो बी का टाइटल है वो प्रिस्क्रिप्टेड है और जो ए का टाइटल है वो एक्सटिंग्विश हो चुका? आंसर इज नो। बिकॉज इसमें क्या फर्क है? ये क्या विद परमिशन है? आंसर इज यस, दिस इज विद परमिशन। दिस इज व्हाट? लीगल। सेक्शन 27 में अगर प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल आपके पास होना चाहिए तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर, दैट इज विदाउट परमिशन। इसको अगर आप दूसरे ढंग से देखो तो क्या बोल सकते हैं कि जो बी है उसके पास क्या होना चाहिए? एक्चुअल पोजीशन और द एक्सक्लूसिव पोजीशन। एंड एनिमल्स प्रोसेस दैट मीन्स ही वाज होल्डिंग द पोजीशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर। दैट इज द मीनिंग। एनिमल्स मीन्स द इंटेंशन ऑफ बी। बी की इंटेंशन क्या है? कैसे होल्ड करना उस प्रॉपर्टी को? दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर। क्लियर है? सो हमने अभी एक बात देखी कि भाई जो एक्सटिंग्विशमेंट हो रही है वो एब्सोल्यूट हो रही है। एब्सोल्यूट मतलब जितना भी ए का इंटरेस्ट था वो किसके पास आ रहा है? बी के पास आ रहा है, और बी एज अ प्लेंटिव भी इसको यूज कर सकता है और एज अ डिफेंडेंट भी यूज कर सकता है। पर चाहे एज अ प्लेंटिव चाहे एज अ डिफेंडेंट कुछ भी इसमें से क्लेम कर रहा है, उसको एक चीज़ तो
प्रॉपरली प्रूव करनी है, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। और उसके लिए उसको क्या प्रूव करना है, ये तीनों चीज़ें उसको जरूर प्रूव करनी है। अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ वो नहीं प्रूव कर पाया तो मुझे बताइए डिक्री उसके फेवर में आएगी? आंसर इज नो। उसको क्या डिक्लेरेशन मिलेगी एज अ प्लेंटिफ, इंजंक्शन मिलेगा एज अ प्लेंटिफ? आंसर इज नो। क्या वो एज अ डिफेंडेंट अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर पाएगा? आंसर इज नो। सो चाहे वो एज अ शील्ड यूज कर रहा है, एज अ स्वॉर्ड यूज कर रहा है, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल, एंड फॉर determining the prescriptive title, for proving the prescriptive title, he has to prove certain things, and these are the things. क्लियर? फटाफट से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? समझ आ गया? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? देखिए ध्यान से प्लीज। हम सेक्शन 27 में बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट। तभी हम बोल रहे हैं जो ऑनरशिप है, नाउ बी इज ऑनर। दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं इट इज ट्रांसफरेबल। It is inheritable. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या ए का राइट दोबारा से क्रिएट हो सकता है इस प्रॉपर्टी में? If A gets a position, can the right of A, that is of ownership, will be created again? कहने का मेरा मतलब क्या है? लेट्स सपोज कर लो बी इस प्रॉपर्टी में है और इसका प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है। प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल मतलब एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट, और जो बी है वो क्या बन चुका है? ऑनर बन चुका है। बट अभी भी पेपर में ऑनर कौन है? ए। अब बी समहाउ कहता है कि चलो ठीक है आप ये प्रॉपर्टी रख लो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसने पोजीशन बैक टू किसके दे दिया है? ए को दे दिया है। नाउ ए इज द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑन पेपर्स,
कहीं ना कहीं आपने बोला था कि 12 साल के बाद ये जो ऑनरशिप है वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंग्विश हो चुकी है, और जो ऑनरशिप है वो किसके पास आ चुकी है, बी के पास आ चुकी है। बी कहता है कि ठीक है, थोड़े दिनों के लिए इसका पोजीशन रख लो, फॉर सम डेज यू कैन गेट द पोजीशन। क्या पोजीशन रखने के बाद जो ए का राइट है बीइंग एन ऑनर वो दोबारा से क्रिएट हो सकता है? आंसर इज नो, ही इज नॉट एन ऑनर। ए जबरदस्ती ले, विद परमिशन ले प्रॉपर्टी, अब ए ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का। अब जो ऑनरशिप रहेगी वो किसके साथ रहेगी, वो बी के साथ ही रहेगी। चाहे फोर्सफुली वो प्रॉपर्टी ले रहा है, चाहे विद परमिशन बी से प्रॉपर्टी ले रहा है, नाउ द प्रॉपर्टी, नाउ द ऑनरशिप विल बी ऑफ बी। सो याद रख लेना, एक बार ही अगर एक्सटिंग्विश हो गया राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मतलब ये इससे गया, ए से गया वो राइट, अब वो किसके पास आ चुका है, बी के पास आ चुका है। नाउ दिस राइट हैज नॉट बीन क्रिएटेड अगेन बाय गेटिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, नो। अब तो क्या करना पड़ेगा, ए को ये प्रॉपर्टी उससे परचेज करनी पड़ेगी, तभी उसके पास ऑनरशिप आएगी, या फिर बी उसको ट्रांसफर कर दे, शायद गिफ्ट कर दे, तब उसके पास ये प्रॉपर्टी आ सकती है। अदरवाइज विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप ए विल नॉट गेट द ऑनरशिप। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि क्योंकि ये एब्सोल्यूट क्या है, एक्सटिंग्विशमेंट है, तभी हम कह रहे हैं इनहेरिटेबल है। इनहेरिटेबल दैट मीन्स बी की डेथ के बाद क्या ए के पास दोबारा से प्रॉपर्टी चली आएगी? आंसर इज नो। बी की डेथ के बाद सन ऑफ बी इसका ऑनर हो जाएगा। ट्रांसफरेबल दैट मीन्स बी अब इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बी इसको किस में दे सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं। जो इस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड होगा कौन है, बी है। क्लियर है, समझ आ गया? सो वंस द राइट हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। क्लियर, समझ आ गया? एनी डाउट? क्लियर, इस चीज़ को फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। क्लियर है, समझ आ गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अभी हमने बोला कि लेट्स सपोज करो 12 ईयर्स इधर खत्म हो रहे हैं, it will end here. The right is extinguished. अगर हम B की बात करें, अगर हम B की बात करें एज अ प्लेंटिफ यूज कर रहा है या फिर एज अ डिफेंडेंट यूज कर रहा है, सेक्शन 27 का कब यूज कर रहा है, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल का कब यूज कर रहा है, दैट इज आफ्टर द 12 ईयर्स, दैट इज आफ्टर 12 ईयर्स। लेट्स सपोज को लो मैं कह रहा हूं कि इधर बी के पास जो पोजीशन आया था वो इस दिन आया था, और बी को इधर क्या कर दिया गया, डिस्पोजेस कर दिया गया। लेट्स सपोज को लो आफ्टर 8 ईयर्स, अगर 12 साल के बाद डिस्पोजेस किया जाएगा तो उसके पास क्या है, रेमेडी है सेक्शन 27 की,
वो एज अ प्लेंटिफ एज अ डिफेंडेंट इसको यूज़ कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल, डिक्लेरेशन वगैरह सब कुछ ले सकता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। द क्वेश्चन इज कि अगर विद इन 12 ईयर्स उसको डिस्पोजेस किया गया है, मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज कर लो आफ्टर 8 ईयर्स जैसे उसके इस दिन पोजीशन आया तो 8 साल के बाद उसको ज़बरदस्ती डिस्पोजेस कर दिया गया, क्या विद इन 12 ईयर्स उसके पास कोई रेमेडी है? आंसर इज यस। अगर बी का इस टाइम पर, जिस टाइम उसको डिस्पोजेस किया गया है, उसका क्या था? सेटल्ड पोजीशन था। हम सारे जानते हैं जो सेटल पोजीशन है आप जबरदस्ती उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू द कोर्ट। आपको अपने फेवर में डिक्री चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो लैंडलॉर्ड है वो जबरदस्ती क्या कर दे, या फिर जो ऑनर है वो जबरदस्ती क्या कर दे, सामान उठा के बाहर फेंक दे। जो ए है उसको क्या लेनी चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए। ए फोर्सफुली सेटल्ड पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सेटल्ड पोजीशन मींस व्हाट? एक्चुअल पोजीशन, along with the animus. Animus means that is intention to exclude the others from interference. आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन है और आपकी इंटेंशन क्या है? आप किसी को भी उस प्रॉपर्टी के जो पोजीशन है आपका उसमें इंटरफेरेंस करने की परमिशन नहीं दोगे। इसके और भी बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं ये देखने के लिए कि आपका सेटल पोजीशन है कि नहीं है। दैट इज, लेट्स सपोज कर लो अगर मैं बात कर रहा हूँ नेबर्स का एटीट्यूड क्या है, नेबर्स क्या आपको ऑनर मान लेंगे उस प्रॉपर्टी का? टेलीफोन बिल किसके नाम पे आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी बिल किस नाम के आ रहा है? वाटर बिल किसके नाम पे आ रहा है? आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो कौन सा है? आप क्या परमानेंट एड्रेस में यही घर का एड्रेस लिखते हो जहाँ पे वो आप रह रहे हो? ये कहीं ना कहीं सारे के सारे एविडेंसेस हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास एक्चुअल पोजीशन है और आपकी इंटेंशन क्या है? टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस। नेबर का एटीट्यूड, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पोस्टल एड्रेस, एवरीथिंग। क्लियर है? समझ आ गया? अब लेट सपोज कर लो मैं कह रहा हूँ जो बी को डिस्पोजेस किया गया आफ्टर 8 ईयर्स, कहीं ना कहीं बी का क्या था? सेटल पोजीशन था। उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली तो डिस्पोजेस नहीं करना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ इलीगल। अगर आपने डिस्पोजेस करना है तो यू हैव टू गेट द डिक्री फ्रॉम द कोर्ट, बट इधर फोर्सफुली उसको डिस्पोजेस कर दिया और कहीं ना कहीं उसका सेटल पोजीशन क्या कर दिया? डिस्टर्ब। इधर क्या आप सूट फाइल कर सकते हो? आंसर या इधर भी आप सूट फाइल कर सकते हो। बी कहीं ना कहीं ए पे सूट फाइल कर सकता है और जो ये सूट फाइल हो रहा है दैट इज अंडर सेक्शन 6 ऑफ SRA। सेक्शन 6 ऑफ SRA कहीं ना कहीं क्या करता है? सेटल पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है। कहीं ना कहीं सेक्शन 6 क्या करता है? सेटल पोजीशन को प्रोटेक्ट करता है। जो इधर 12 साल के बाद सूट फाइल कर रहे हो, चाहे प्लेंटिफ एज अ प्लेंटिफ, ये हो रहा है सेक्शन 27 के, तो आप यूज़ कर ही रहे हो रेड वेस्ट सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जब आप ये सूट फाइल कर रहे हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। और कैसा टाइटल है आपके पास? प्रेस्क्रिप्टिव टाइटल। बट अगर मैं कह रहा हूँ 12 साल अभी खत्म नहीं हुए हैं, आपके पास अभी प्रेस्क्रिप्टिव टाइटल तो ओरिजिनेट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कब ओरिजिनेट होगा? दैट इज आफ्टर 12 ईयर्स। आप क्या अभी भी अपना पोजीशन जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो? आंसर इज, बट आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए? सेटल्ड पोजीशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कर लो बी इस घर में जबरदस्ती घुसा है, ही इज अ ट्रेसपासर। अब ट्रेसपासर को अगर इनिशियली जो उसका पोजीशन है वो कैसा? इलीगल है, विदाउट द परमिशन ऑफ ए। बट उस ट्रेसपासर को रहते हुए बहुत देर हो गई है। ये ट्रेसपासर का जो पोजीशन है अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? सेटल्ड पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस ट्रेसपासर को अविक्ट करने के लिए, निकालने के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं
आपको कहीं ना कहीं कोर्ट की डिक्री नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सेटल पोजीशन को आपने डिस्टर्ब करा तो बी के पास रेमेडी क्या है, सेक्शन 6 की है। सो सेक्शन 6 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सेटल पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि इनिशियली वो पर्सन ट्रेसपासर था कि नहीं था। हाँ, लेट सपोज करो अगर मैं कह रहा हूँ कि बी इधर क्या है, इस टाइम पर ट्रेसपासर है, उसका सेटल पोजीशन नहीं है, क्या आप इसको फोर्सफुली एविक्ट कर सकते हो? आंसर इज यू कैन यूज फोर्स। बी के पास कोई भी रेमेडी नहीं है बिकॉज ही इज अ ट्रेसपासर। यू वांट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। एक ट्रेसपासर का जो पोजीशन है वो सेटल पोजीशन की होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आने लग जाती है, एक्चुअल पोजीशन हो जाता है और उसका जो इंटेंशन है दैट इज टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम इंटरफेरेंस, एंड ये हमारे पास एविडेंसेस आने लग जाते हैं बिकॉज ही इज रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी। द ट्रेसपासर इज रिजाइडिंग इन द प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कहीं ना कहीं जो नेबर्स होंगे वो भी मानने लग जाएंगे येस ही इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उसने कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस दे दे के अपना जो मीटर है, टेलीफोन बिल है, पोस्टल एड्रेस है, वो इधर इसी घर का है। कहीं ना कहीं जब वो ट्रेसपासर है इनिशियली उसका जो पोजीशन है आप किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेटल पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है। ट्रेसपासर का पोजीशन बीइंग अ ट्रेसपासर, उसका पोजीशन तो आप विद फोर्स क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हो, बट सेटल पोजीशन को आप डिस्टर्ब कर सकते हो। आंसर इज नो। अगर आपने फोर्सफुली इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी और इसको डिस्पोजेस कर दिया तो कहीं ना कहीं बी के पास रेमेडी कहाँ पे आती है, सेक्शन 6 में आती है। और सेक्शन 5 कब यूज करेंगे आप ऑफ एसआरए? सेक्शन 5 ऑफ एसआरए विल बी इनटू फोर्स दैट इज जब 12 साल खत्म हो चुके होंगे और कहीं ना कहीं आपका जो पोजीशन है वो कैसा हो चुका है, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल है। आपके पास कैसा टाइटल आ चुका है, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। सो विद इन 12 ईयर्स आप कौन सा सेक्शन यूज कर सकते हो एसआरए का, सेक्शन 6। आफ्टर 12 ईयर्स आप एसआरए का कौन सा सेक्शन यूज कर सकते हो, सेक्शन 5। क्लियर है? सो ऐसा नहीं है जब हम सेक्शन 27 की बात कर रहे हैं दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर पोजीशन, you have the remedy only after the expiry of 12 years. No. Within 12 years also you can protect your position. There is a remedy, and what is the kind of remedy that is with respect to the settled position, and that remedy is given under section 6 of SRA. After 12 years the remedy is given along with section 27 under section 5 of SRA. Clear है? सो दोनों तरह की रेमेडी है आपके पास। अगर हम बात करें विद इन 12 ईयर्स भी रेमेडी, आफ्टर 12 ईयर्स भी रेमेडी है, बट दोनों का जो बेस है वो अलग है। इधर जो बेसिस हैं वो रेमेडी के क्या बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल अंडर सेक्शन 5 अलॉन्ग विद सेक्शन 27। इधर जो बेसिस है रेमेडी के दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल। आंसर इज नो, प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल तो अभी तक है ही नहीं, 12 साल तो एक्सपायर हुए ही नहीं। विद इन 12 ईयर्स दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेटल्ड पोजीशन। क्लियर? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कर लिया नोट? ध्यान दीजिएगा प्लीज।
जो जजमेंट्स हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी बातें करी और मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, लिखिए प्लीज़। दैट इज छठी कोनाटी राव वर्सेस पाले वेंकटा सुब्बाराव। दो 2010 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद लिखिए दैट इज रविंदर कौर गरेवाल एंड अदर्स versus Manjeet Kaur and others. दो 2019 Supreme Court. It's a 3-judge bench. This is the landmark judgment. कहीं ना कहीं जो 2019 वाली जजमेंट है, उसी जजमेंट में जो छठी कोनाटी राव वाला केस है 2010 का, उसमें कहीं ना कहीं इसकी रेफरेंस ली गई थी। बट मैंने जितना भी कराया है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 जजमेंट्स। और जो एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट की बात करी गई है दैट इज दिस 2019 जजमेंट वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट सेक्शन 27 कैन बी यूज्ड by the defendant and by the plaintiff also as a shield and as a sword also. Clear? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? सुप्रीम कोर्ट ने इस रविंदर कौर गरेवाल वाली जजमेंट में एक और चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी थी और एक कह सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कहते हैं जब हम एब्सोल्यूट एक्सटिंग्विशमेंट की बात कर रहे हैं कि जो ऑनरशिप है वो पूरी की पूरी तरह ट्रांसफ़र हो जाती है, कहते हैं जो ये रूल है ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे नहीं लगना चाहिए। एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे ये और भी आपस में लड़ रहे हैं, एक होती है पब्लिक प्रॉपर्टीज़। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, लेट सपोज कर लो कोई मैं एक वीकेंड लैंड की बात करूँ दैट इज बिलोंग टू द पब्लिक, एक पार्क की बात कर लो या किसी और चीज़ की बात करूँ ना। अगर मैं पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो पब्लिक प्रॉपर्टी दैट इज़ फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। और क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रेसपासिंग होती रहती है। अब लेट सपोज कर लो मिस्टर बी ने क्या कर लिया, इधर ट्रेसपासिंग कर ली ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टी और कहीं ना कहीं किसी को पता नहीं चला और पता इन द सेंस कि ध्यान नहीं किया किसी का। ना 12 साल हो चुके हैं, अब भी कहता है कि इस पब्लिक प्रॉपर्टी का लेट सपोज करो उसने पार्क में ही एक छोटा सा घर अपना बना लिया, वो कहता है ये सारा का सारा पार्क और ये जो घर है वो मेरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात इसमें ऑब्जर्व करी, कहते हैं जो सेक्शन 27 का रूल है, एक्सटिंग्विशमेंट का रूल है, दैट शुड नॉट बी अप्लाइड अपॉन द पब्लिक प्रॉपर्टीज बिकॉज दैट विल बी ऑफ हार्श कॉन्सिक्वेंसेज इन दैट केस। बिकॉज कहीं ना कहीं जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो ट्रेसपासर्स हैं वो अपना बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं जो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है वो डिफीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? आंसर इज यस। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वी शुड नॉट अप्लाई दीज रूल्स प्रेस्क्रिप्टिव टाइटल ऑन द बेसिस ऑफ द दैट इज ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? समझ आ गया? दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं ये कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर को, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को ये सेक्शन 27 में लिखनी चाहिए दैट इट इज़ नॉट अप्लाई अपॉन अ
public properties. Clear है? Because it will have the harshest consequence upon the interest of the society. Clear? समझ आ गया? अगर हम प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल की बात करें, एक छोटा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, क्या वो कॉर्नर्स के केसेस में लगेगा? लेट्स सपोज करो ये जो घर है वो ए और बी दोनों का है। अब बी ने सारे के सारे घर पे लेट्स सपोज करो कब्जा कर लिया। कोर्ट का क्या मानना है, जब हम को ओनरशिप की बात करते हैं तो उस केसेस में हम प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल प्रेज्यूम नहीं करेंगे, वी विल नॉट प्रेज्यूम। The prescriptive title. Prescriptive title means adverse interest. और आपको अगर सेक्शन 27 का बेनिफिट चाहिए तो आपको एक चीज़ क्या प्रूव करनी थी? एडवर्स इंटरेस्ट प्रूव करना था। कहते हैं जो को ओनरशिप होगी उस केस में हम एडवर्स इंटरेस्ट नहीं प्रेज्यूम करेंगे। अगर मैं को ओनरशिप का एग्जांपल लूँ, दैट इज ऑफ कोपार्सनरी और नॉट। अगर मैं जॉइंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लेट्स सपोज करो दिस इज द हाउस एंड दिस इज द फैमिली। अब जो ये घर है इसमें कितने ओनर हैं? ये तीनों के तीनों ओनर है बिकॉज एवरीवन इज अ कोपार्सनर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब चाहे अगर हम कोपार्सनरी की बात करें और कोपार्सनरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट? द जॉइंट ओनरशिप एंड जॉइंट पोजीशन। कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ, लेट्स सपोज करो ये जो प्रॉपर्टी है वो एफ के पोजीशन में है, 12 साल से ऊपर हो गए हैं, क्या एफ ये बोल देगा कि सारी की सारी प्रॉपर्टी का वो ऑनर है और एफ एस और एफ एस वन ऑनर नहीं है? आंसर इज नो, बिकॉज जो प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल की प्रिजम्पशन है और प्रिस्क्रिप्टिव टाइटल को हम नहीं मानते कहाँ पर? को ओनरशिप के केसेस में। क्लियर? इट इज ऑल्सो हेल्ड इन वॉट? दैट इज रविंदर कौर गरेवाल एंड अदर्स वर्सेज मंजीत कौर एंड अदर्स। सो एक कोपार्सनर के पास अगर सारी की सारी प्रॉपर्टी है, क्या दूसरे कोपार्सनर्स को ये बोल देगा नाउ आई एम द ओनर? आंसर इज नो। अभी भी सारे के सारे कोपार्सनर्स ओनर हैं, अभी भी को ओनरशिप है उनके बीच में। क्लियर? इस चीज़ को प्लीज़ फटाफट से नोट कर लीजिए। क्लियर है? सो आज हमने जो टॉपिक फिनिश करा है दैट इज सेक्शन 27 एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।